सबके में KB1 KB2 में अलग अलग सिलेबस है ना। वर्क एंड एनर्जी तो सभी के में आ रहा है, और वर्क एंड एनर्जी और साउंड सबके में आ रहा है, ग्रेविटेशन आ रहा है सबके। KB1 में कौन है? तो आपके में ग्रेविटेशन आ रहा है, ग्रेविटेशन, साउंड, चार्ज, और आपके में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ रहा है, यही है ना? नहीं यार, आपके में स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आप KB2 में, आप 2 वर्क एंड एनर्जी के कुछ क्वेश्चन करते हैं और साउंड। आज को आना कैसा करके आएगा? इंग्लिश ग्रामर को भी किया now in text question number 3 and 4 देखो, define 1 joule, 1 joule वर्ग को सुहाना डिफाइन करो। बोलो। When 1 Newton of force is applied and the body gets displaced to 1 meter, then the work done is कुछ चीज छूट रही है, वो पूरा करो। along the direction of applied force. Yes, along the, if 1 Newton force is applied and object get displaced by 1 meter in the direction of applied force, then it is said that the ठीक है 1 joule of work is done। वो नेगेटिव वर्क भी तो होता है, फिर वो भी तो वर्क। तो अब आपसे -1 जूल पूछा जाए तो बोल देना if it get displaced opposite। जब प्लस जूल पूछा जा रहा है, 1 जूल तो प्लस जूल माना जाए ना। अब देखो, अगर 2 पेयर ऑफ बुलक्स हैं, 140 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और 15 मीटर तक किसी चीज को खींच लेते हैं, तो मान लीजिए पेयर ऑफ बुलक्स हैं और ये इतने तक खींच रहे हैं, ठीक है? तो ये खींच ले रहे हैं, इस फ्लो को कितना कर लिया है, ठीक है? दैट इज 15 मीटर तक इसको हल को खींच ले रहे हैं, और फोर्स कितना लगा रहे हैं? दैट इज 140 न्यूटन। क्या आपको मालूम है कि एक बकेट जब आप उठाते हो तो कितना फोर्स लगाते हो? अगर वो 20 kg, उसमें 20 लीटर पानी है तो करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि अगर 20 लीटर पानी ही 20 kg होता है, 1 लीटर ही 1 kg होता है, और उस बकेट को उन्होंने उठाया, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जितना W लग रहा था mg, उसी के ऊपर फोर्स लगा। इन्होंने 200 न्यूटन तो बताया, लेकिन अगर बहुत एग्जैक्टली कहा जाए तो 196 न्यूटन है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो फोर्स कितना लगेगा? तो इन्होंने 20 पॉइंट इंटू 9.8 मनी मन में कर लिया था, 196 है, तो फोर्स भी तो उतना ही लगाना पड़ेगा। तो उसके अनुसार आप दिमाग लगाओ कि इतना लगाने, वास्तव में काफी कम है, वरना बेल तो और ज्यादा ही लगाए ना। 200 तो हम ऐसे ही नॉर्मली लगा देते हैं, और बेलों को रोकना आसान थोड़ी है। सो इफ फिर भी चलो देखा जाए, अगर मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो तो हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो 140 न्यूटन में फोर्स लगा रहे हैं एंड दे वो फ्लो कर दे रहे हैं। ओके, सो नाउ ऐसे केस में कनिष्का W का क्या फार्मूला होगा? W को ओमेगा मत लिखो, बहुत सारे लोग कहते हैं इतना रिस्क लेते हैं, ये ओमेगा, तो आप फिर वो सिंबल अलग है, उसके अलग ही मीनिंग हो जाते हैं, तो डिस्टॉर्ट नहीं करो किसी सिंबल को। W W है, ओमेगा ओमेगा, ठीक है? तो स्ट्रिक्टली आप देख लीजिए कि कहीं ओमेगा लिख के तो नहीं छोड़ रहे हैं, फिर वो पृष्ठ तनाव हो जाएगा, सरफेस टेंशन। हम दूसरे चैप्टर का लिख दें तो टीचर पसंद नहीं करता है कि बच्चा इंटरमिक्स कर रहा है। तो चलो बताओ W का क्या लिखें? F into S। तो F कितना हो गया?
140 न्यूटन और इंटू 15 मीटर सब SI सिस्टम में है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 15 4 जा 60 और 15 1 इज 15, तो 2100 इतना जूल वर्क किया गया। आगे देखिए, नाउ एग्जाम्पल 11.3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए ये 15 kg की चीज है और ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो क्या आप मुझे बताएंगी कुमकुम कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। कुमकुम इसमें वैल्यू प्लेस करो। हाफ बोलो। हाफ मल्टीप्लाई हाँ बोलो सृजना, हाफ मल्टीप्लाई आप बताओ। हाफ मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई। सही, 4 का स्क्वायर हो गया, तो इससे एक कट गया, 2 आ गया, 2 4 जा 8 और 15 8 जा, तो 120 जूल उसमें एनर्जी है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 11.4 दिया गया है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार। मान लीजिए कार है और उसकी हमें स्पीड बढ़ानी है, तो उसकी स्पीड पहले कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर और अभी कितनी करनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी थ्योरम दिशिता यूज करोगे? बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूला क्या लगाया बोलो वर्क डन का? kf minus ki। KF माइनस KI। KF है हाफ m VF स्क्वायर माइनस हाफ m VI स्क्वायर, लेकिन जो VI है उसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो अगर 30 किलोमीटर पर आवर को कैसे उत्कर्ष मीटर पर सेकंड होता है? ये उसको मल्टीप्लाई 5/18 30 इंटू 5/18 और मीटर पर सेकंड एट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स आर टू बी मेंशन्ड एट बोथ द प्लेसेस। ठीक है, तो 18 है, ये 6 से चला जाएगा, दैट इज, और ये 3, तो 15/3 मीटर पर सेकंड, जबकि 60 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज 60 कितना हो गया 25/3। और यहाँ देखो 60 इंटू 5/18, तो इसको भी करें 6 से ही करो तो सेम एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 50/3 मीटर पर सेकंड। ये है, इन दोनों को लिख लो, हाफ एम को कॉमन ले लो और अंदर VF स्क्वायर और माइनस VI स्क्वायर। सो हाफ ऑफ कार का वजन कितना है कुमकुम? What is the mass of car? चेक करके बताओ सृजना। 16 60 है, कम है, बहुत हल्की कार है, इसको तो हम ही लेके चलेंगे। दैट इज 50/3 का स्क्वायर और माइनस 25/3 का स्क्वायर, ऐसा हुआ? सही है। 1500 किलो, 100 किलो की एक स्कूटर होती है, बाइक होती है, 1500 किलो, 15 गुना भारी होती है। तो इट इज इक्वल्स टू 750 और अंदर देखिए 50 का स्क्वायर 2500/9 और 25 का 625/9। अब देखें तो 750 और 2500 माइनस 625/9, तो 9 से इसको कट कर दिया, देविका कितना आएगा? कुछ कटेगा कि 3 से कटेगा? 3 से काटो, 3 से काटो, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 250। और बोलो अंदर कितना आ गया, बोलिए कितना आया सब्ट्रैक्ट होने के बाद? 187 और डिवाइडेड बाई 3, तो क्या ये 3 से कैंसिल हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, जिसका सम 3 से डिविजिबल है वो चीज 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करो, 3 6 जा
18 3 2 जा 6 0 जीरो नहीं आएगा, अगले डिजिट में ले रहे हैं, दो डिजिट तो नहीं ले रहे हैं भाई। इसके बाद एक ही डिजिट तो एक्स्ट्रा लिया, जब एक डिजिट ले रहे हैं। अब देखो तो 250 में 625 को मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर। One five six two five zero. 17 One five six two five zero. 15 है, 5 6250 जूल। तो इतना दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन इट। समझ गए बात, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगला देखिए, तो बुक में यही आंसर है कि दूसरा है? हमारी बुक में तो दूसरा है, यही है, ठीक है, चेंज कर दिया। आगे देखिए, नाउ फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करो। एनर्जी को डिफाइन बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, ओके। पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, तो इसमें ये दिखाया गया है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है? Height. It does not depend on path and depends on end points, यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी, और पाथ पे नहीं होगी ना। जैसे बुक में एक फिगर बना, देखो जरा, बना है पोटेंशियल एनर्जी का, 2-3 पाथ दिखाए गए हैं, और तो इसका मतलब उस पर नहीं डिपेंड करेगा। दोनों में क्या सेम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी? बिकॉज इन बोथ द केसेस इट इज रेज्ड एट सेम हाइट। चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे घुमा के ले जाओ, वो तो उतनी हाइट पे गई कि नहीं, जैसा इन्होंने बता दिया mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 3, कि अगर किसी की स्पीड डबल हो जाती है तो सुहाना उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। और ट्रिपल होने से? ये बात सही है। सो थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्ट क्वेश्चन है कि इसमें बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट, उसका मास तो नहीं बताया गया है, लेकिन वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाओ, हाफ mv²। ये 25 है, मास नहीं पता है, स्पीड पता है, तो 25 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई, तो मास कितना हो जाएगा? 2 kg। इफ स्पीड इज डबल, तो आप चाहे v1 लिख दें, फिर v2 लिख दीजिएगा, ट्रिपल लो तो v2 लिख देना। तो v1 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बताओ, अब जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो k1 लिखी जाए, पहला केस है ना। तो हाफ, मास तो नहीं बदलेगा ना, स्पीड तो बदल सकती, मास तो नहीं बदलेगा। तो हाफ, बोलो, प्लेस करो सृजना वैल्यू सारी। अब दिशिता, हाँ सही है। तो ये कट गया और दिस इज 100 जूल। तो कितना बढ़ गया? पहले 25 था और अब कितना हो गया? 100 जूल हो गया, 4 गुना बढ़ गया। अब जरा देखें, इफ स्पीड इज ट्रिपल्ड, अगर स्पीड ट्रिपल कर दी तो मान लो v2 मान ले, तो दिशिता कितना लिखें? क्योंकि पहले 5 थी और अब कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। तो बताओ, अब इसको k2 लिख लो, मान लो इसे k1 लिख रहे तो इसे क्या लिख लो? k2, हाफ mv²। देविका बताइए वैल्यू। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो इट इज 225 जूल। 225 जूल, 25 जूल का कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स। अब देखिए, वर्क डन, ठीक है, जो अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स,
is get conserved in any object in form of potential energy. Kanishka, इसको repeat करो. Work done against a conservative force is equal to बोलो. work done against a conservative force is conserved in an object in the form of potential energy. Repeat करिए. Work done against conservative force gets conserved in the object in the form of potential. सही है. यदि हम कंजर्वेटिव फोर्स अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करेंगे, इस पेन को यहाँ रख देंगे तो इसमें वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी. जो चीजें ऊपर रखी हैं इनको उठा के रखा गया, तो जितना काम किया गया है क्या ग्रेविटी की ओर किया गया कि उसके अगेंस्ट? तो अगेंस्ट करना होगा. नाउ ये सेंटेंस काम का है, इसलिए लिख लो. वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स get conserved या stored in object in the form of stored भी लिख सकते हो. In form of potential energy. Potential energy depends on endpoints. एंड पॉइंट्स एंड नॉट, और किस पर डिपेंड नहीं करती? बोलो कनिष्का. Path. यस, नॉट ऑन पाथ फॉलोड. क्या पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करती. तो अगर मान लीजिए आपने किसी एम ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठा दिया है और ऐसा आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया हो, तो इस ऑब्जेक्ट में अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? जबकि ये ग्राउंड पर था, तो अब मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता करना. तो इस पर नीचे लगने वाला फोर्स क्या था? इसका वेट था. क्या इतना ही फोर्स आपने लगाया होगा? तो आपने इतना फोर्स लगाया और डिस्प्लेस कितना किया बताओ जरा. दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स तो आपने वेट के बराबर लगाया होगा और डिस्प्लेस कितना कर दिया? h. वास्तव में आपने mg फोर्स लगाया, और यही क्या इसमें अब गेट कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को किस सिंबल से आपके में डिनोट किया गया? क्या EP? EP क्या है कर लो. तो EP इज इक्वल टू mg. देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अमन बोलो. Energy is neither destroyed or neither created or destroyed. However, it is converted from one form to another. ठीक है. ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न. हाँ, इसे एक फॉर्म से एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला अवश्य जा सकता है. या फिर इसका दूसरा तुम बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. टोटल एनर्जी Of Earth is conserved. यूनिवर्स. Total energy before. टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व. ये और प्लेनर है कि जितनी भी एनर्जी ना ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, ये सतत है, नियत है. दैट इज टोटल एनर्जी इज कंजर्व. वो उसमें कोई चेंज नहीं आया जब से बना है. तो हाँ, कभी हीट एनर्जी बन जा रही, तो कभी दूसरी एनर्जी बन जा रही, तो कभी न्यूक्लियर एनर्जी बन जा रही. क्या मास भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है? हाँ, मास इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. और मास को अगर आप एनर्जी में बदलना हो, अगर 1 ग्राम का पेन हो, यानी इसका कैप ये 1 ग्राम है, ये डिस्ट्रॉय अगर हो जाए तो विश्व के कितने शहरों को तबाह कर सकते हैं? ये 1 ग्राम हो जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे जो अमेरिका ने किया था. ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों में कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. 1 ग्राम का, और उसके लिए किसने फार्मूला दिया? आइंस्टीन ने. E = mc². तो अब जरा देखो कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या है. अगर मान लीजिए 1 किलो है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, 1 kg है. अब ये बताओ C क्या होता है? स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट पता है किसी को? 10 to the power 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। फिर इसका स्क्वायर लगा दिया, तो जरा अब इसका स्क्वायर तो करो। क्या 9 into 10 to the power 16, और केजी तो एक है और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यही तो यूनिट होती है एनर्जी की, जूल। तो बदल गई ना जूल में, तो ये जूल है। ये यही यहाँ से भी ले लो, आप कहीं से भी करो वही सब चीज आएगी, देख लो जूल में होगा। ये केजी है। अब बताओ जी की वैल्यू बताओ एक्सीलरेशन की, 9.8 मीटर यूनिट बताओ। 9.8 मीटर यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर क्या वही यूनिट नहीं है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों सेम है कि नहीं? आप कहाँ 10 जूल और 20 जूल के चक्कर में पड़े, यहाँ तो 16 पावर लगी हुई है। 1 किलो अगर हो जाए तो धरती पता ना चले। इट इज द टोटल एनिहिलेशन ऑफ द अर्थ। 1 किलो यूरेनियम डिस्ट्रॉय हो जाए ना, तो इस तरीके का जो बॉम्ब बनेगा उसको हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। एटॉमिक बम से भी खतरनाक है। अमेरिका ने बना रखा है, बोला जब ये हम फोड़ेंगे तो दुनिया में, इस पूरी अर्थ में 50 लाख सालों तक एक बैक्टीरिया भी नहीं पनप पाएगा। और हम और आप तो हैं क्या, मतलब उस पे आएगी तो खुद को भी नष्ट कर लेगा, दुनिया को भी। इतना महान है, समझ में आ गई? और ये तो 1 केजी के होने से इतना नुकसान है। ये सोचो सन 6000 केजी पर सेकंड कम हो रहा है। उतना उसका उतना मास किसमें बदल रहा है बोलो? एनर्जी में। सन इज गेटिंग लाइटर per second by 6000 kg. This much mass is getting converted into energy, and at certain stage of time sun will be so lighter that its all gases will escape from it. वो उसकी ग्रेविटी में नहीं रहेंगे। क्या मून में कभी वायुमंडल नहीं था? हाँ था, लेकिन मून जैसे जैसे हल्का हुआ उसकी गैसें उसका साथ छोड़ के चली गई। ऐसे अगर अर्थ में भी कुछ रिएक्शन हो, और तो भी जो ये गैस को खींच रहा है ना अर्थ, इसमें ग्रेविटी है, और नहीं जो गैस की स्पीड है अगर न खींचे तो चली जाए, तो फिर यहाँ भी वायुमंडल रह जाए, एटमॉस्फेयर में। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ऐसी स्थिति हो सकती है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है। जितना 6000 केजी अगर वो घट रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो एनर्जी रिलीज होगी। और सन को तुम कहीं ये तो नहीं सोचते हो इट इज ओनली अ स्फीयर ऑफ गैस ओनली। और अगर वो इतना लाइटर हो जाए तो क्या सारी गैस ब्लास्ट कर जाएंगी, उसको छोड़ के चली जाएंगी? उसको सुपरनोवा कहते हैं, या टूटता हुआ तारा। और फिर वो जब एक्सपेंड करेगा तो अपने सारे प्लैनेट्स को निगल लेगा along with their satellites, उपग्रहों के साथ। और ऐसे में सेंटर में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम को भरने के लिए ये सारी गैसेस फिर आएंगी और वहीं कोलैप्स होती जाएंगी। वैक्यूम जैसे होता नहीं है, पीछे अगर कोई चीज एक्सपेंड हो तो पीछे क्या छूट जाता है? वैक्यूम। लेकिन वैक्यूम बहुत देर तक तो वैक्यूम नहीं रह सकता, उसको वो गैसेस भरेंगी और फिर सब इतना कॉम्पैक्ट हो जाएंगी कि वही ब्लैक होल बन जाएगा। समझ में आ गई बात? और ब्लैक होल तो इतना ग्रेविटी होती है कि बहुत छोटी सी चीज होती है, उसमें बड़ी बड़ी गैलेक्सी समा जाए। एक गैलेक्सी में ही 5 × 10⁹ तारे होते हैं, सन along with its planets, वो सब समा। जितने भी ब्लैक होल हैं वो कई ब्रह्मांडों को खा चुके हैं। तो हम लोगों को ये पता चल गया। तो अभी जैसे बताया, तो व्हाट इज द अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Total energy of the universe is conserved. कंजर्व है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ठीक नीचे लिखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 2 ही 3 लोग बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं, त्रिशु से पूछना पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? चलो दिव्या अभी पूछते हैं। Sir, the total energy of the system under conservative force is कंजर्व, इसमें क्या कमी है? ठीक करो नोएल। शायद ये टोटल काइनेटिक एनर्जी and the total potential energy of an object is constant. थोड़ा और रिफाइन करो अभिषेक। The sum of kinetic energy and potential energy remains constant. Remains constant if object is under conservative force. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन होगा तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी वैसे ही डिसिपेट हो जाएगी।
लेकिन जैसे तुम कभी साइंस सेंटर या विज्ञान केंद्र गए हो, वहाँ पर एक चीज गिरती है फिर दूसरी चलती है, ऐसे नहीं खेल होते रहते हैं, तो वो सब वो पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है, वो पूरा वैक्यूम में सिस्टम है, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन या एयर नहीं है। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ इट इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। यदि कोई भी चीज संरक्षित बल के अंतर्गत हो तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। वो इस चीज को मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? मैकेनिकल एनर्जी दैट इज ई के और प्लस ई पी, और ये कब रहेगी बताइए? कांस्टेंट, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो त्रिशु, व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। त्रिशु क्यों नहीं बोलती हैं? आपको अर्दली बना रखा है क्या इन्होंने? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू की यूनिट नमन क्या है? वर्क की। बहुत सोच विचार के बता रहे हैं, बोलो। जूल। और ये सेकंड, तो जूल पर सेकंड से क्या बना? बोलो। प्रेशर की बना सकते हैं, वॉट या फिर समझ में आ गई बात? तो 1 वॉट को डिफाइन करो अभिषेक। 1 watt is the power of an object which does work at the rate of 1 joule per second. सही है ना? एक ऑब्जेक्ट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, देन पावर ऑफ दैट डिवाइस इज 1 वॉट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर को डिफाइन करो नोएल। हॉर्स पावर मोटर की पावर होती है ना, 1 हॉर्स पावर में कितने वो होते हैं बताओ? वॉट बताया तो भाई है, बोलो। 1 किलो। करेक्ट। जैसे इन्होंने बताया 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। ये तुमको कैसे पता चल गया सारा? सो इसका मतलब है कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज 746 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, देन इट्स पावर इज 1 हॉर्स पावर। एक घोड़ा हर सेकंड इतना काम कर सकता है, इतने जूल वर्क, तो उसी के नाम पे इसको हॉर्स पावर कहेगी। अगर कोई मोटर तुम्हारी जो पानी चढ़ाने वाली है वो बहुत अच्छी मोटर है तो 1 HP की होगी, और थोड़ी कमजोर है तो हाफ HP की। 2 तरीके की आती है। सो 1 हॉर्स पावर को डिफाइन करो कनिष्का। कान की कच्ची हो, हाँ बोलो। If 746 joules of work is done per unit time, when its power is then power of that device is 1 horse. ठीक बताया आपने। ओके, एग्जाम्पल 11.7 देखिए। गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, वो किसी रस्सी पे चढ़ना चाहती हैं, तो वो मान लीजिए इस पे चढ़ रही हैं, तो 2 गर्ल्स हैं और वो इस पे चढ़ रही हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 400 न्यूटन है। 400 न्यूटन अगर हैं तो क्या तुम उनका वेट बता सकती हो गर्ल्स का? लगभग 40 किलो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो 9th में होंगी और वे चढ़ रही हैं। एक गन ए है और दूसरी क्या है? बी, ठीक है। सर एक डाउट था। ये 20 सेकंड में चढ़ लेती है, कितना चढ़ती होगी? 1 मीटर। देखो 8 मीटर। 8 मीटर, तो ये यहाँ से करीब करीब जो चढ़ेंगी 8 मीटर चढ़ेंगी, और ये
ये भी 8 मीटर चढ़ेंगी। तो अब जितना, अगर तुम सीढ़ी से चढ़ के आई हो त्रिशूल, तो तुमने कितना फोर्स लगाया होगा सीढ़ी पे चढ़ने के लिए? मान लो तुम 60 किलो की हो, तो तुमने कितना फोर्स लगाया होगा? बोलो। 60 न्यूटन। करेक्ट, 600 में। बहुत अच्छा जानती है, क्योंकि उसी में टन का खर्च से मल्टीप्लाई कर दें इन्होंने। तो अगर ये लोग ऊपर चढ़ रही हैं तो वो फोर्स भी अपने वजन के हिसाब से इंटू जी कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 400 न्यूटन का फोर्स लगाया, और तो इससे इतना चले, तो बोलो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन ऑफ ए, और फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या ये पावर ऑफ ए होगी? वर्क डन किसे कहते हो? फोर्स अप्लाइड बाई ए और इनटू एस और अपॉन टी। कितना फोर्स अप्लाई किया होगा ए ने? mg। तो कर दिया यार, उन्होंने खुद ही कह दिया mg मत करो, हम तुमको दिए दे रहे हैं, सब कुछ तुम ही से नहीं करवाएंगे। और ये 8 है, और टाइम कितना लिया? 20 तो 20 सेकंड हो गए। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 160। तो 160। आगे क्या लिखा है? वॉट। तो इस ये पीए जो है, इसने इतनी शक्ति लगाई, जबकि पीबी ने तो WB बाई टी। लेकिन W क्या होता है? फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, तो दैट इज फोर्स ऑफ B इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। टी दोनों का अलग अलग है, इसने 20 सेकंड लिए ये धीरे चलने में, तो इसने 50 सेकंड ले लिए। तो देखो 5 से कट करो, 5 8 या 40, तो इट 64 वॉट। अगर 2 गर्ल्स हैं, वो सीढ़ियां चढ़ के आ रही हैं, ठीक है, और दोनों का वजन एक जैसा है, दोनों का वजन एक जैसा है, एक जल्दी चढ़ के आ रही है, एक धीमे, तो क्या दोनों की पावर एक जैसी रहेगी कि अलग अलग? तो दोनों का वर्क डन सेम रहेगा कि अलग अलग? क्योंकि वर्क डन में टाइम का वो नहीं है, चाहे वो पूरे दिन में करे और चाहे वो थोड़ी देर में करे। वर्क डन तो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें टाइम का एस्पेक्ट नहीं है। हाँ बोलिए। इस चैप्टर से कोई दूसरा क्वेश्चन है? सर इसी चैप्टर का तो हम अभी आगे पढ़ा ही रहे हैं। सर क्वेश्चन दूसरा है ना इसी चैप्टर से, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है सर। ये वाला तो कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा। चलो, इतनी बात हो गई। अब देखो कि एक क्वेश्चन देखिए, एक बॉल है वो 20 मीटर पर सेकंड की से ऊपर फेंकी जाती है, ये इसकी क्या स्पीड है? 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन कुछ हाइट पे ये पहुंचेगी। तो इन्होंने पूछा है कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ई के है, तो यहाँ पे चलो ई के डैश कर लो। तो उन्होंने पूछा किस हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी इट्स इनिशियल वैल्यू। बात समझ आई? पूछा गया इफ ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, क्या हुआ? एक बॉल अगर फेंकी गई तो कितनी हाइट पे जब ये चली जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इफ अ बॉल का मास भी नहीं दे रहा है, if a ball is thrown upward at 20 meter per second, at what height its kinetic energy is half of its initial value। तो लिख लो let at h height, let at h meter it happens, ऐसा होता है। तो फिर ये h मीटर हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि ई के को क्या हो जाना चाहिए बताइए? क्या हाफ ऑफ ई के होना चाहिए, यानी ई के डैश को क्या हो जाना चाहिए? हाफ ऑफ ई के। लेकिन बताओ ई के डैश का फॉर्मूला क्या होगा? तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर या कुछ भी लिख लो, ठीक है। मास तो नहीं बदलेगा ना, यहाँ लिखो हाफ, और इसका क्या फार्मूला होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ तक सही है दिव्या? अच्छा, दोनों तरफ से हाफ हाफ कट कर दें क्या?
दोनों तरफ से एन एम कट कर दें। इतनी बात समझ आ गई। अब एक फार्मूला लगाइए कि यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ होगी ना, मान लीजिए ये इसको क्या मान ले वी डैश है कि नहीं, तो तुमको एक इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। वो कौन सी है? ये u है, इनिशियल स्पीड है, वो हम v की जगह रख देंगे, जो भी हमने माना है, बार बार चेंज नहीं करेंगे, ये तो है ना इनिशियल। तो अब जरा देखो कि ऐसा भी कर सकते हैं, ये कह जैसे u v रखो, इसे u लिख लो, ठीक है, और इसे v कर लिया है, चलिए v डैश हटा दो। तो ये बताइए त्रिशु v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या होता है? 2as हाँ, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा बताइए u की वैल्यू उत्कर्षण क्या है? सर यू की 0 हमें मालूम नहीं है, मैं इसे पूछ लिया, मैं कब 20 मीटर हाँ? कभी फेंका जाएगा ना, इसे रखे रखे तो हवा में नहीं चलने लग जाएगी बॉल। सो दैट इज 20 का स्क्वायर और 2 इंटू जी, तो चलो 9.8 ले लें, कुछ दिया होगा तो देख लेंगे, और h इतनी बात समझ आ गई। ये सारी वैल्यू इसमें अब रखी जाए, तो बताओ v स्क्वायर कितना हो गया? सर जी नेगेटिव है। हाँ, g को नेगेटिव रखो, माइनस 9.8 इंटू h, तो ये माइनस 19.6 h हो गया और प्लस 400, ठीक है। ये फाइनल है। इसी में यहाँ क्या बचा है बताओ, लेफ्ट में क्या v स्क्वायर है, और वहां राइट में क्या बचा है वो भी चेक करो जरा। हाफ देखो कि u स्क्वायर है, मतलब मैंने इनिशियल को u ले लिया और फाइनल को भी ले लिया, इससे ठीक रहेगा ना, फिर हमें ज्यादा सिंबल में चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ बोलो। v जीरो नहीं होगा, वो ऊपर बी फेंका तो बीच में कहीं है काइनेटिक एनर्जी, जब सबसे ऊपर तो फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन बीच की किसी अवस्था में काइनेटिक एनर्जी हाफ ही होगी, वो मोमेंटली रुकेगा ना वहाँ पे, तब थोड़ी ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तब तो फुल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसके ड्यूरिंग द पाथ के बीच की बात है नहीं। तो अब देखो वो बी ये है कि नहीं, यहाँ से क्या आया बताओ, इसको सॉल्व करो। तो बी स्क्वायर क्या आया यहाँ से बताइए, हाफ यू स्क्वायर आया है। अब v स्क्वायर की जगह जरा यहाँ देखो क्या लिखोगे, ये पूरा लिख दें, दैट इज माइनस 19.6 h और प्लस 400। और बताओ u की जगह क्या लिखें, 20 का स्क्वायर, इनिशियल तो यही है ना, सही है। पहले इसको देख लो, फिर हम दूसरा तरीका भी बताएंगे, समझ में आई बात कि नहीं। तो इतनी बात हो गई। अब ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 400/2, तो कितना हुआ, तो माइनस 19.6 h और प्लस 400, तो माइनस 19.6 h इज इक्वल्स टू 200, ये तो 200 है, और माइनस 400, फिर कितना हो गया, माइनस 19.6 h। तो बोलो h कितना हो गया, 200/19.6 हो गया। अगर मैंने 10 लिया होता तो बहुत आसान हो जाता था, 20 होता तो 10 मीटर हाइट हो जाती। मान लो जैसे मैंने 9.8 की जगह 10 ले लिया होता, तो ये 10 की जगह 20 ना हो जाता। अच्छा, और नहीं तो अब इसमें कुछ चीजें निकल के आएंगी, तो दिस इज 200 डिवाइडेड बाई 196, तो 1000 और बटे 2 9 18 98, और 50/500/49। अब इसको सॉल्व कर लेना, करीब 10.2 आएगा। तो 10.2, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं इतनी हाइट पर, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो यहाँ से करेंगे। बोलो ये आसान था यहाँ तक। अब इसके आगे v स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, जरा बताओ कि हाफ यू स्क्वायर तो है ही है ना, v स्क्वायर पे जरा फार्मूला लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है जरा देखो, 2as v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे भी तो जानते हो नहीं होता है, ये तो होता है कि नहीं। तो यहाँ v स्क्वायर की जगह क्या लिख दो बताओ, यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ क्या लिखो बताओ, हाफ यू स्क्वायर पे यू स्क्वायर है, इसको यहाँ ले आओ यू स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा बताइए,
हाफ यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। अच्छा बताओ यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हाफ माइनस 1 क्या होता है? माइनस हाफ, सही है। इतना भी ना करना चाहो तो कह दो भाई हम इसके आगे नहीं करेंगे, अब तो हम वैल्यू रखेंगे, बस हमें वैल्यू ही रखनी होगी। तो बोलो ये 20 का स्क्वायर है और 2 इंटू 10 इंटू एच, और जैसा कि अभिषेक ने बताया चूंकि ऊपर फेंकी जा रही तो क्या लिख दो -10h और इज इक्वल टू हाफ इंटू 20 स्क्वायर। ये ठीक लग रहा है? तो अब यहां से कितना आया बताओ 400 और -20h इज इक्वल टू, देखो ये 400 में 2 का डिवाइड करो जरा, 200 हुआ कि नहीं? तो 200 लिख लो। अब देख लो इस 400 के पास 200 ले आओ और 20h यहां लिख दो, तो ये भी तो एक आसान तरीका हुआ, सही है। ये कर लो नहीं, चलो उसने कहां पर हो रहा है, बस उसी में आप एक थर्ड इक्वेशन लगा देना, आ जाएगा। चलिए नाउ अच्छा क्वेश्चन दिया आपने, आगे देखिए। तो इसमें ये भी बताना होगा कि किस गर्ल की पावर ज्यादा है, तो गर्ल ए हैज मोर पावर, 160 की ज्यादा है 64 की कम, नहीं? हाँ ठीक है। एग्जाम्पल 11.8, नाउ 50 kg का लड़का 45 स्टेप्स चलता है 9 सेकंड में चलता है, और बोलो एक स्टेप की हाइट कितनी है? देखो बुक में 15 सेंटीमीटर। तो और कितनी स्टेप्स हैं? क्या तुमने सोचा होगा कि ये कितनी स्टेप्स होंगी जो चढ़ते हो सकता है 12 स्टेप्स से ज्यादा नहीं होंगी ना। तो और वो कितनी 45 स्टेप्स, जरूर वो वैष्णो देवी की यात्रा कर रहा होगा, और ज्यादा ही वहां करोगे। तो 45 स्टेप्स हैं, तो 45 स्टेप्स की हाइट कितनी हो गई? सो टोटल हाइट ही कवर्स, टोटल हाइट निकालो, 45 स्टेयर्स हैं और मल्टीप्लाइड बाई ईच स्टेप 15 सेंटीमीटर है, तो 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60, दैट इज 6.75 मीटर उसने हाइट चढ़ी। मान लो वो सीढ़ी पे चढ़ता गया तो उसने ये जो टोटल है वो 6.75 मीटर चढ़ा, बीच में ऐसे कर तो पता चलेगा। अब ये देखो ये ऐसे भाग रहा है, तो इस तरीके से चल रहा है। नाउ पावर क्या होती है बताइए? वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन वर्क डन खुद क्या होता है ना? तो दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उस लड़के ने जो अपना मस्कुलर फोर्स लगाया होगा वो अपने वेट के अगेंस्ट ही तो लगाया होगा। जब आप चढ़ते तो उतना वेट के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ता है। तो बताओ अब वो ये 50 kg का बॉय है, मतलब अभिषेक टाइप थोड़ा सा होगा, तो 50 kg का होगा mg कर दें इंटू एच अपॉन 50, जी कितने लेने को बोला है? 10h 6.75 और अपॉन टी, क्या वो 9 सेकंड में चल ले रहा है? 9 सेकंड में इतनी सीढ़ी चल रहा है, बहुत फुर्तीला लड़का होगा नहीं? हम लोग 12 सीढ़ी चढ़ते होंगे 3 सेकंड लगा देते होंगे, और वो 9 सेकंड में ही चल ले रहा है, इसकी 4 गुनी सीढ़ी। इसका मतलब है वो 2.25 सेकंड में सीढ़ी चलेगा, बहुत बड़ी बात है। तो एक साथ 4 सीढ़ी चढ़ता होगा नहीं चल पाएगा। अब 9 से करो देखो 9 से इसको करो, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो 5 इंटू 1 और ये दोनों जीरो इसमें डाल दो, तो कितना हो जाएगा? 675 और डिवाइडेड बाई 9 से कट करो, 9 9 जा 31, 9 7 9 7 जा 63 और 75 इंटू 5 करो, 375 वाट उसकी पावर है।
ये तो गर्ल ए और बी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो अब जरा देखो, आगे है थर्ड क्वेश्चन, देखो इन टेस्ट का। खैर सीढ़ी चढ़ना आसान बात है और रस्सी चढ़ना मुश्किल बात है। नहीं, रस्सी में तो इतनी तेजी नहीं, और सीढ़ी तो खटखट खटखट सब बच्चे भी चढ़ लेते हैं। रोप में पैर फिसल जाए। An electric lamp consumes 1000 joule of electric energy in 10 seconds. What is its power? So, बताओ इलेक्ट्रिकल पावर का देविका क्या फार्मूला होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन है, वही चीज। एनर्जी अपॉन टाइम ही तो लिख रहा हूं, एनर्जी तो वर्क होती है। तो लेकिन जब कोई डिवाइस होती है तो एनर्जी ड्रॉन मेन से वो कितनी एनर्जी ले रही है, तो उसने 1000 जूल एनर्जी ले ली और ऐसा उसने 10 सेकंड में किया, तो वो 100 वॉट का बल्ब हो गया। नाउ डिफाइन एवरेज पावर, नो इट। Total work done upon total time taken by a body is called average. It is the ratio of total work done divided by total time taken. समझ में आ गई बात? So average power और instantaneous power बताइए देविका। At particular instant of time, ठीक है, the rate of work done is called instantaneous। और दोनों लिखो, ये भी आया हुआ कुछ कम बार आया लेकिन आया। तो at पर्टिकुलर बोलो कि 7:10, 10 मिनट और 15 सेकंड में उसकी क्या पावर थी। तो हो सकता है वो खा पी के आया हो, अच्छे से ही 11 सीमेंट उठा रहा हो, तो उसमें ज्यादा पावर। तो दैट इज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। कनिष्का सेंटेंस पूरा करो। जब भी बोलो बोलो, मैं तो सर फिजिकली थी, मेंटली कहाँ थी? फिजिकली बैठी हूँ, 40 किलो की हूँ सर, 2 किलो का दिमाग थी तो 2 ग्राम का दिमागी तो बाहर रहा। हाँ बोलो। It's called instantaneous. It's called instantaneous power। कनिष्का एवरेज पावर की डेफिनेशन बताइए। It is the ratio of total work done divided by time. टोटल टाइम टेकन। एवरेज पावर, it is the ratio of total work done divided by 2। डिवाइडेड हम ना लिखो, जब रेशो लिख दिया ना, 2 टोटल टाइम। ठीक है, इनका रेशो है। दोनों में से किसकी यूनिट नमन वॉट है? दोनों की होगी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या, आप मुझे बता सकते हैं क्या? मतलब जो बिजली का पैसा देते हो, बिजली का बिल। किलोवाट यूनिट, किलोवाट आवर। देख लो, यही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। फॉर वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कंज्यूम वी हैव टू पे मनी, सो दिस इज कॉमर्शियल यूनिट। देखो पर नहीं लगाओ, अभी बता रहे। फॉर वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम मेन्स, जब इसमें ड्रॉन की जाती है ना मेन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जोधपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो आपको सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ड्रॉन
फ्रॉम मीन्स, ठीक है, वी हैव टू पे मनी, किसको पैसा देना पड़ता है, टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो भी कहीं का हर एक अलग जगह का अलग अलग बोर्ड होता है, यहाँ पर जोधपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो उसको देना पड़ता है, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर और यूनिट्स, ये किसमें मेजर की जाती है, इट इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, के स्मॉल है, किलोवाट आवर और यूनिट्स में ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगेगा, देख लो लास्ट में लिखा है अपॉस्ट्रोफी चैप्टर के अंत में। अभी बताते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का फार्मूला बताइए देविका। ऊपर से देख के बताओ। Electric power into time. That is electric power into time. इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। पावर को हमें किस में लेना होगा, अगर इसमें मेजर करना है तो किलोवाट, वॉट में नहीं लेना है, वॉट में तो छोटे छोटे वाले बहुत जीरो लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को किलोवाट में लो और तुम्हारा सेकंड में काउंटिंग नहीं होगा, कितने घंटा चला है तो आवर्स में, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, किलो वाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 इज इक्वल टू 1। जरा ध्यान दें, जो तुम्हारे घर की इलेक्ट्रिक आयरन है जिससे तुम कपड़ा प्रेस करती हो वो 1 किलोवाट की है, जो एक बल्ब होता है वो 100 वाट का होता है, वो उससे 10 गुना ज्यादा पावर ड्रॉ करती है। और तुमने अगर इलेक्ट्रिक आयरन 1 किलोवाट की 1 घंटा चला ली, सो 1 किलोवाट यहां लिखना और 1 आवर, तो तुमने क्या 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर ली, यानी तुमने 1 यूनिट बिजली खर्च कर दी। और अब तुमको यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपये। अगर तुम भाग्य से दिल्ली में होती तो तुम्हें 6 रुपए ही देना पड़ता है, ये केजरीवाल की वजह से, लेकिन यहाँ होने से समझ में आई बात कि नहीं। और पहले के 200 घंटे तक तुम प्रेस करोगे उसका वहां पैसा भी नहीं देना, जैसे ही 201 घंटा किया तब से वो 10 चालू, 200 यूनिट फ्री भी है। So what define 1 kilowatt hour, Aman? 1 kilowatt hour is the electric power, product of electric power and time. वो सब ठीक है, वो सब अच्छा लग रहा है सुनने। बोलो दिव्या, डिफाइन 1 किलोवाट आवर, आपसे पूछते हैं। ये सही करेंगे, वो बता दिया, आप भी बोलो। If 1 kilowatt power is consumed in 1 hour, then the electrical energy consumed is. If an appliance of electric power 1 kilowatt runs for 1 hour, यदि कोई विद्युत उपकरण जो 1 किलोवाट का है वो 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो उसमें द एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 किलोवाट आवर, या तुम्हारा जो मीटर है उसमें 1 यूनिट बढ़ जाएगा, जितना तुम्हारा उसमें रीडिंग आती है। फिर से रिपीट करो कनिष्का। दिव्या। If an electric appliances run for रन से नहीं मतलब है, appliances of 1 kilowatt हाँ, runs for 1 hour, then its electric energy consumed by it is 1 kilowatt. यही भी। So if an electric appliance, यदि कोई विद्युत उपकरण जिसकी की शक्ति 1 किलोवाट है वो 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो उससे होने वाली ऊर्जा की खपत 1 यूनिट हुई। देखो, if an electric appliance of 1 kilowatt runs for 1 hour, इतना ही लिख दो अभी। अब यहां लिखो इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम, इट इज इक्वल टू क्या, पावर इनटू टाइम। वहां से देखो, पावर, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, क्या लिखेंगे, तो पावर इनटू टाइम। बोलो पावर कितनी है कुमकुम,
कितनी पावर है? 1 किलोवाट। और कितनी देर के लिए चलाया? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 किलोवाट आवर, या फिर से लिख दो 1 यूनिट, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इज 1 किलोवाट आवर। नमन एक बार रिपीट करो। An electric appliance of 1 kilo run for किलो नहीं है, 1 kilowatt is run for 1 hour. Then the electric energy consumed by the appliance is 1 kilowatt. आवर छोड़ दो क्या, सब पूरा मल्टीप्लाई होता है, यूनिट की भी तो अकाउंटिंग होती है। तो 1 किलोवाट आवर। अब एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो जरूर आना है, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। क्या क्वेश्चन है? कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। अब जरा देखो 1 किलोवाट आवर को लिखो 1 किलोवाट इनटू 1 आवर, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, अभी ऊपर से ही लिखा है। अच्छा 1 किलोवाट को क्या 1000 वॉट लिख सकते हैं? और बोलो 1 आवर में क्या 3600 सेकंड्स होते हैं? एक आवर में 60 मिनट 60 मिनट 60 सेकंड। वॉट को दिव्या क्या लिख सकती हो? और दिस इज 3600 सेकंड, तो क्या सेकंड से सेकंड कर लिया? अब जरा मल्टीप्लाई तो करो, जूल, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? अब देखिए एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया और वो ऐसे, देखो यहां से फेंका गया, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, यहां आके गिरा, तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में क्या काम किया? अल्टीमेटली ग्रेविटी के अगेंस्ट इसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ जिस हाइट पे था, एज इट इज नॉट डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, सो देयर इज नो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। A battery lids a bulb. Describe the energy transformation. Electric energy into light and heat energy. और कुछ बताओ। जैसे chemical energy, then electrical energy, then light energy. ये चलो। So certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter to 2 meter per second. तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। क्या फार्मूला देविका लगाएंगे बताओ? कुछ फार्मूला है आपके पास? नोएल बताओ। फोर्थ क्वेश्चन की क्या फार्मूला लगा दें? Change in current. यस, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लिखो यूजिंग वर्क एनर्जी कार्य ऊर्जा की प्रमेय से काम करो। तो क्या लिख दे? कनिष्का बोलो जरा, फार्मूला भूल गए हैं तो बताओ। Final kinetic energy subtracted by initial. यस, तो के एफ माइनस तो हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एफ को कॉमन ले लो और वी स्क्वायर माइनस, जरा इनकी वैल्यू तो कनिष्का बताओ मैं क्या क्या रखूं, कुछ बताइए जरा। 8 बहुत अच्छा, सही सही बताना पूरा, बोलो। 5 करेक्ट। नोएल आप बता दो। 2 ये तो स्विच ओवर कर रहे हैं, फ्लक्चुएट। फाइनल क्या रखें? 2 ही रखना चाहिए, देखोगे फाइनली वही हो गई। और ये 5 स्क्वायर, तो ये 10 हो गया बाहर। नमन अंदर कितना आ जाएगा?
बोलिए -21. -21, तो कितना हो जाएगा -210 जूल. सो ए नेगेटिव वर्क ऑफ 210 जूल इज डन. ऐसे ठीक. अ नेगेटिव वर्क ऑफ 210 जूल इज now. Fifth question. A mass of 10 kg is at a point A on table. It is moved to B. A से B पे ये ले जाया जा रहा है. ठीक है. तो A से B. Okay. What is the work done on object by gravitational force? Devika. Why? Because F and D are perpendicular to each other. Yes, because Force and displacement are perpendicular. force ऐसा नहीं लिखना चाहिए. Force is vertically downwards and the अच्छा. displacement is in horizontal. ओके ओके, ये लिखना चाहिए. भाई ग्रेविटेशनल का है तो ये ठीक है, ऐसे दिखा देना. आपने ठीक बोला है. तो दिस इज वेट. ठीक है, इसमें दिखा भी देना. ठीक है. एज द वेट एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो जब वर्क डन ऐसी स्थिति में जीरो रहता है इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर. किन 3 कंडीशन में वर्क डन जीरो रहता है? Displacement and F and D are Force perpendicular. is 0. Force is Displacement is 0. वो बताया. अब जब टीचर ही बताने लगेगा तो बच्चे क्या करें? अब आगे देखिए. नाउ उत्कर्ष, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली. डज दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बोलो. जैसे अगर ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी? हाँ, potential कम हो जाएगी. कम हो जाएगी क्योंकि एच कम हो रहा है. तो क्या ये वायलेशन है कि नहीं है? नहीं है. नहीं है. तो क्यों नहीं है बताओ? It transform हो रही है एक फॉर्म से दूसरे form. किस फॉर्म से किस फॉर्म? Potential से पहले theoretical. kinetic energy बढ़ाई तो the amount by which potential energy is decreases, equal amount of kinetic energy is created. जितनी उसमें डिक्रीज होगी उतनी उसमें क्रिएट नहीं हो जाएगी. सो इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड जैसा इन्होंने नोएल ने बताया दैट इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अगर कोई ऑब्जेक्ट दिव्या नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन फोर्स के अंतर्गत हो तो क्या ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करेगा कि तब नहीं करेगा? अभिषेक. तो ये सदैव करेगा क्योंकि लॉ है. तो हो सकता है वो फ्रिक्शन में हीट में बदल जाए. तो हीट में बदल गई, दूसरी फॉर्म में बदल गई. मैकेनिकल एनर्जी के लिए शर्त है कि वो तब नहीं होल्ड करेगा अगर वो नॉन कंजर्वेटिव के लपेटे में आ गया. लेकिन एनर्जी तो का लॉ है कि एक से दूसरे में बदल रही है. तुमने फ्रिक्शन से हाथ ऐसे सीखा, गर्म हो गई, हीट एनर्जी बन गई. तुम करके देखो हाथ गर्म हो जाएगा. तो उस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी वो किसमें बदल जाती है? हीट एनर्जी में. तो किसी भी तरह से एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती ना. सो चाहे वो कंजर्वेटिव नहीं तो उसके साथ भी ऐसे क्लॉज आ जाते हैं. तो इट इज सो सिंपल येट एलिजेंट लॉ. 3 लॉ दुनिया के इतने सुंदर हैं कि उससे बड़े से बड़े कठिन सवाल हो सकते हैं. पहला F = ma. इट इज सो सिंपल येट एलिजेंट. और दूसरा है P = mv. और संयोग की बात है ये सब दिया गया न्यूटन के द्वारा. मतलब जो न्यूटन थी वो दिन में झाड़ू पोछा करती थी घर में और रात को नए नियम बनाती. तो एक पहला है लॉ क्या दिया गया बताइए कि ये जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है तुम्हारे में से अभी हट गया है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी था ना कि मान लो 2 चीजें टकराई तो एक चीज इधर गई एक इधर गई तो कितना कौन किधर गया, गन कितनी रिकॉइल हुई. हमने 1-2 सवाल करवाए ना ऐसे. ये बहुत जरूरी है. इससे तुमको पता चल जाता है
कि अगर उस हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ उसका एक टुकड़ा यहाँ गिरा है तो बाकी हेलीकॉप्टर कहाँ गिरा है, बस कैलकुलेट करके वहीं पे भेजते हैं ये लोग अपने। बिल्कुल करेक्ट। अगर एक बॉम्ब के फ्रेगमेंट्स 10 हुए हैं और 9 यहाँ गिरे तो 10वां कहाँ गिरा है, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से आ जाता है। अगली क्लास में तुम सीखने वाले हैं। और दूसरा F = ma, उससे भी पता चल जाता है। तो इसलिए जो एक और भी लॉ है वो आइंस्टीन का दिया हुआ है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड हाउएवर इट गेट ट्रांसफॉर्म। तो उसके आधार पे भी बहुत कैलकुलेशन, इन्हीं 3 लॉ में ही सब काम हो जाता है जिसको अच्छे से अप्लाई करना है, उससे ज्यादा फिजिक्स नहीं चाहिए। सर ये तो क्लासिक है ना, क्या? ये तो गलत है। कैसे? ये तो क्लासिक फिजिक्स। क्लासिक फिजिक्स है तो हम लोग जो है क्लासिक फिजिक्स में ही, बहुत बड़ी बात बोली है कि जैसे एक न्यूटोनियन फिजिक्स है और एक क्वांटम फिजिक्स है, तो क्वांटम फिजिक्स उन पे लागू होती है जिनकी स्पीड 10⁻6 मीटर पर सेकंड हो और जिनका साइज ऑफ पार्टिकल 10⁻⁻6 मीटर हो, यानी वो 1 मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा। और जैसे मोटर, कार, बॉल, इन सब में लागू नहीं होती क्योंकि छोटी स्पीड से चलती हैं। सो न्यूटोनियन फिजिक्स होल्ड्स गुड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स वी परसीव इन आवर डेली लाइफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्तर पर जब चले जाओगे, क्वांटम जानते हो, पैकेट, ये एनर्जी भी तुमने पढ़ा होगा कि वहां पर जब तुमने नील बोर का हुआ वो क्वांटम फिजिक्स में आ गया कि एनर्जी इज इन डिफरेंट सेल के अलग अलग है। पहले सेल में अगर 10 है तो दूसरे में 13 है, तीसरे में 16, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। यही तो बताया है नील बोर ने। क्या बताया था कि द एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेल्स आर फिक्स्ड एंड इट इज पर्टिकुलर, हैविंग ए पर्टिकुलर वैल्यू, और व्हाइल मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो 10 जूल है तो 10 ही जूल रहेगी ना। ये चीज ही क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम का मतलब होता है, क्वांटा का मतलब पैकेट। तुम अगर कभी दूध लेने जाओगे, उससे कहोगे आधा लीटर दे दो, फिर कहोगे हमें 600 ml चाहिए, 500 ml, तुम दूसरे पैकेट को काट के थोड़ा सा और दे दो। कुछ नहीं, या तो 1 पैकेट लो या 2 पैकेट लो या 3 पैकेट लो। यहाँ क्वांटम फिजिक्स है, पैकेट तोड़ा नहीं जाएगा, फाड़ा नहीं जाएगा। तो ये यहाँ कोई ग्वाल वाल नहीं रहते हैं कि तुम जितना मांगोगे दे देंगे। तो क्वांटम फिजिक्स यही, या तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी, लेकिन जितनी भी होगी तो वो उस लेवल पे जाओगे तो वहां पर न्यूटन की फिजिक्स वायलेट होती है। तो कोई पूछे वेयर द न्यूटन फिजिक्स इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पार्टिकल whose size is greater than 10⁻⁻6 meter and whose speed is less than 10⁻6 meter per second। बात समझ आ गई? तो हमारे रोजमर्रा के कार्यों में तो अच्छे से लागू हो रही है नहीं। अब देखो अगली बात है, when you are riding a bicycle then what are the energy transformation देविका takes place? बताओ। फूड एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, फूड एनर्जी से ठीक है, मस्कुलर एनर्जी होंगे, फिर हीट एनर्जी, काइनेटिक में नहीं बदलोगे, रोटेशनल करेक्ट, रोटेशन, क्योंकि तुमने पैडल घुमाई और उससे साइकिल ट्रांसलेट करी, आगे बढ़ी, रोटेशनल से ट्रांसलेशन, और साथ में फिर ये हीट एनर्जी में भी बदल एंड हीट एनर्जी। ठीक है कि नहीं? अब देखिए कि when you push a huge rock and it does not get displaced, Utkarsh, then and still you get tired, where your energy has gone? सराउंडिंग में चले जाते हैं, वो हीट एनर्जी बनाती है ना हमारी, मस्कुलर एनर्जी है। Yes, तो heat energy is yes, due to stress or strain produced in muscles, so it is our muscles are under friction। जब तुम किसी पे कुछ पुशअप कर रहे हो, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी मसल्स जो आपस में हैं, वे सारी जो मसल्स हैं वो आपस में रब नहीं होती होंगी, तो उनके रब होने, जैसे हाथ ही रब हो रहा है तो हीट होती है। तो when due to muscular stress and strain, heat energy is produced and which is ultimately radiated to universe, hence we get tired। यानी हमारी बॉडी की जो फूड एनर्जी थी वो कहाँ चली गई? पहले तो मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हुई और मस्कुलर एनर्जी में उनके फ्रिक्शन की वजह से अल्टीमेटली इट इज रेडिएटेड टू एटमॉस्फेयर। ये तो होता है, पसीना आ जाता है लोगों को जब जिम जाते, नहीं आ जाता, दौड़ने में आ जाता। कैसे? मसल्स आर एट वर्क।
सो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर हम कहें डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट ना हुआ। इवन लोग मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर स्ट्रेस से बहुत चक्कर आ जाता है। हम कई बार पूरी राइफल के साथ वो कहते हैं 1.5 घंटे खड़े रहो, हिलना नहीं सर, ऐसे ऐसे नहीं करना है। हम लोग चोरी चोरी ऐसे ऐसे, आँख क्यों हिला रहे हो, ऐसे खड़े रहना पड़ता था। वहाँ धूप है, राष्ट्रपति आने वाला है, हम लोगों की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है, चक्कर आ गए, एक गिरा 2 गिरा, मालूम है कि ये भी गिरा है, भी गिरा, फिर भी नहीं, हम और 5 मिनट खड़े रह सकते हैं और देखते हैं। ये चीज़ होती है स्ट्रेस में। और चलने फिरने में मेहनत नहीं है, खड़े, और कोई कहते खड़े रहो बिल्कुल हिलो, उसमें बहुत मेहनत है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मस्कुलर स्ट्रेस में तो बड़ी मेहनत होती है। हाँ सर, वो मस्कुलर एनर्जी वो तो गेट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो अब कौन सी एनर्जी बची है जो मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड? कोई भी एनर्जी किसी भी फॉर्म की हो, एक से दूसरे में बदली जा सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। पूछो सवाल पूछोगे तो बता दो। तो सब एक दूसरे में बदलती रहती है, उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो वही हीट एनर्जी दे दो तो स्टीम में एनर्जी आ जाती है, उससे पूरी गाड़ी चल जाती है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी में नहीं बदल जाती? किसी न किसी में बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन हाउस होल्ड, 9th क्वेश्चन देखो, हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। तो कल की क्लास 4 to 6 होगी शाम की, आज तो काफी कुछ कराना होगा मुझको, अभी भी करा रहे हैं, 10 मिनट और पढ़ेंगे। लेकिन कल हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटी के भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल है सारे देखेंगे। तो अब ये बताया सर 9th का आंसर 9 into 10 पावर 8 हो जाएगा क्या? चेक कर लेते, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी मंथ में वो कर रहा है। हाउ मच एनर्जी इज इन जूल? 250 यूनिट्स है, तो बताओ 1 यूनिट में देविका कितने जूल होते हैं? दिशिता, कुमकुम, 3.6 देखो इसको याद रहा नहीं तो पिछले बार लिखा था बोर्ड में, यहाँ इतना पढ़ाई होगी तब भी इसे याद आने, बड़ी बात है। इंटू 10 to the power 6 जूल। तो बोलो 250 यूनिट्स कितना हुआ? 250 इंटू कितनी बात हो गई? इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया बोलो? 9 into 10 पावर 8 जूल्स। अब मल्टीप्लाई कर लेना, हम तो लिख दे रहे हैं। चलो, an object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above ground। तो अगर मान लीजिए 5 मीटर तक रेस कर दो इस ऑब्जेक्ट को, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? इसे ए और बी लिख लो। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, और ये कितने केजी का है? 40 केजी का। तो mgh दैट इज 40 केजी। अब आप इसमें 10 भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा बताया तो नहीं है, और 5। तो पीछे आंसर देख लेना, 10 लिया हो तो 10 ले लेना, 400 का 5 में करो, ठीक है कि नहीं? इतनी बात हो गई, वरना 396 आएगा ना, 392 आएगा, जो भी आएगा ठीक। अब ये आगे क्या पूछ रहा है? That is if the object is allowed to halfway down में इस समय इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है? 0 है। आधे रास्ते में अगर इसे अलाउड टू फॉल, तो आधे रास्ते में, ठीक है, इसकी कुछ स्पीड हो जाएगी क्या? 5/2। तो जैसे इस समय u 0 है और इस समय u कितना होगा, ये निकाला जा सकता है। तो ये कितना मूव किया इसने, बताओ? That is v square is equals to u square plus 2as। कितना मूव कर दिया? 2.5 हुआ। और बोलो शुरुआती स्पीड कितनी थी? 0। और इसे भी 10 ही लो, 10 पे ही चल रहे हैं, और ये 2.5 ले रहे हैं। तो बोलिए v स्क्वायर कितना हो गया? जरा मल्टीप्लाई तो करो, 5 10 या 50
v स्क्वायर ही हमें चाहिए, हमें v थोड़ी ना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है v स्क्वायर। तो यानी E के क्या हो गया, इसको कहो हाफ वे डाउन, C मान लो, E के एट हाफ वे डाउन, E के यहाँ पे कैसे लिखा जाए, E के एट हाफ वे डाउन, तो हाफ m v c स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा, C पे है ना, तो v c स्क्वायर। जरा नोएल इसमें वैल्यू तो प्लेस करो। 40 नहीं, क्योंकि वो स्क्वायर में ही है नहीं। हाँ, इसकी यूनिट हम लिखना भूल गए, थोड़ा बता दो, मीटर पर सेकंड। बोलो दिव्य बता दो। मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बिल्कुल यही होगा, v स्क्वायर की पूछी जा रही। चलो, तो ये 50 कर दिया और से तो क्या होगा बोलिए, 20 मल्टीप्लाई करो, तो आधे रास्ते में क्या, अगर आधे रास्ते आ जाए, कुछ लोग कहेंगे सर इतना कैलकुलेशन करते हो, आधे रास्ते में उसकी आधी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और जो आधी खत्म हुई वही तो आधी काइनेटिक में हो जाएगी, इतना करते क्यों सर? फर्जी वाला भी नहीं करते लोग, कहते हैं पूरे रास्ते में पूरी पोटेंशियल एनर्जी, आधे रास्ते में आधी, आधी कहाँ गई, काइनेटिक में तो बदली, ऐसे कुछ लोग बोल सकते हैं और लिख देंगे, और सही भी रहता हूँ, पूरा मार्क्स मिलता है। एट हाफ वे डाउन इट हैज हाफ पोटेंशियल एनर्जी, वेयर द हाफ हैज गॉन, इट हैज कन्वर्टेड इनटू दिस। नहीं सर हाँ बोलो। सर वो मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, उसमें भी तो हम मतलब लगा सकते हैं ना, 40 इंटू 10 इंटू 5/2 करके तो निकाल सकते हैं ना। 40 हाफ mv स्क्वायर में, यस सर। हाफ बोलो जरा फिर से बोलो। सर मतलब ke इक्वल टू mg इंटू h/2। वो इतना भी नहीं करना है, ऐसे ही कर लो, यहाँ तो कर लिया मैं डाल, समझ आई बात, उतना वो तो बुक वाले तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे। बाकी हमने सबसे आसान तरीका तो यही बताया कि आधे रास्ते में आधी पोटेंशियल एनर्जी, एज इट इज अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, सो नो एनर्जी लॉस विल टेक प्लेस, हाफ ऑफ इट्स potential energy loss is the gain in its kinetic, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, that is what is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth। तो अगर एक अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट मूव कर रही है, तो इसके ऊपर बोलो अर्थ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और ये जा किधर रही है, एज द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, हेंस देयर इज नो वर्क डन जीरो, ऐसे बना भी देना। ओके, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट in absence of any force acting on it, अगर कोई फोर्स ना लगे हो, बोलो इंटरस्टेलर स्पेस में अगर कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रहा हो, वो चलता ही चला जाएगा, उस पर कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है। कितने सारे इंटरस्टेलर स्पेस में बॉडीज मूव कर रही फ्रीली, उन पे ग्रेविटी भी नहीं लग रही है, कोई बहुत दूर दूर तक दूसरा कोई प्लेनेट या सन ही नहीं है, ऐसे हैं प्लैनेट्स, वो बहुत दिनों से बहुत सालों से चलते ही चले जा रहे हैं, और फ्री, वो दैट इज ग्रेविटी फ्री स्पेस है, फोर्स फ्री स्पेस तो है ही है, वहां कोई पार्टिकल भी नहीं है, और ग्रेविटी फ्री, ठीक है। तो इंटरस्टेलर स्पेस लिखे ना, या अंतर आणविक आकाश। नाउ अ पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ hay for half an hour and eventually that person got tired. Why he got muscular stress लगेगा तो टायर्ड हो जाएगा। An electric heater rated, पावर की रेटिंग होगी 1500 watt. How much does energy it use in 10 hours? कनिष्का मिश्रा। आंसर बोलो, ज्यादा तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। 15 किलोवाट यूनिट, मतलब 1.5 किलोवाट का है ये 1500, और उसको 10 घंटे चलाओ, तो बोलो 1.5 किलोवाट इंटू 10 कितना हुआ?
तो 15 किलोवाट आवर या 15 यूनिट, और कितना पैसा देना पड़ेगा? into 10. तो दैट इज 150 रुपए देना पड़ेगा। तो लिख लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम 14 पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। लेकिन पावर कितनी है और टाइम कितना बताइए? 10 आवर, तो दैट इज 15 किलोवाट आवर, दैट इज 15 यूनिट्स। लिख के अपॉस्ट्रोफी भी लगाना, बुक में लगी है, इतना ही रखो। कल 4 बजे क्लास है, तो करा देंगे हम आपका, थोड़ा साउंड के भी क्वेश्चन करा देंगे।